Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Scholar. Friends, thank you so much for the immense love and support you have showed to my channel. I hope you liked my previous content and understood the basic way of reading a Bayer Act. So friends, from today on I'll start my lecture on law subjects. I will start from minor acts. And now without taking any further time, let us move to our first subject. So our today's subject is the Prohibition of Offenders Act 1958. बिफोर स्टार्टिंग द एक्ट मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ जो जब भी हम कोई एक्ट या कोई लॉ बुक स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़, उस एक्ट का नाम क्या है। जैसे इसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अब आप सोचेंगे कि नाम तो लिखा हुआ है, मैं क्यों बता रही हूँ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली हम क्या शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे CPC, CRPC, IPC, TPA। तो उसमें क्या होता है NI एक्ट, ऐसे हम शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं और अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है या इस एक्ट का करेक्ट नाम क्या है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे CPC है तो उसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC है तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, IPC द इंडियन पिनल कोड एंड NI एक्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वैसे ही इसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड द ईयर 1958। सेकेंड थिंग, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हमें चीज ध्यान रखनी होती है एक्ट नंबर। हर एक्ट के नीचे ही लिखा होता है उसका एक्ट का नंबर क्या है। तो इस एक्ट का नंबर है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ये एक्ट नंबर बेसिकली ये होता है कि 1958 में काफी सारे एक्ट्स आए होंगे, तो ये जो एक्ट था ये 20th नंबर पे आया था, इसलिए द एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। हर एक्ट का अलग अलग नंबर होता है, तो हमें वह भी याद रखना होगा क्योंकि देयर आर चांसेस कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये एक्ट नंबर कौन सा था। हम राजस्थान जुडिशरी को बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें एक्ट नंबर भी ध्यान में रखना होगा। थर्ड थिंग, जो भी हम एक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना तब ध्यान रखनी होती है वो है उसकी कमेंसमेंट डेट। तो द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है? 16 मई 1958। फोर्थ नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो है इन्फोर्समेंट डेट। कोई भी एक्ट है तो वो इन्फोर्स कब से हुआ है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो 16 ऑफ मई 1958 को इन्फोर्स हुआ था। नाउ लेट इज मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये एक्ट जो है इसका कौन सा इफेक्ट रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव। तो जो द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसका इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उस चैनल को विजिट करना और एक बारी चेक कर लेना। इस सेशन के एंड होने के बाद मैं इस सेशन में जो भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं उनके नोट्स प्लस रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के बीच जो डिफरेंस है वो दोनों चीज़ें अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और मैं चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ टेक अ लुक देयर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक्ट बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट क्या था, उन्होंने क्यों ज़रूरत समझी इस एक्ट को इनेक्ट करने की। तो वो इसलिए थी क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो थ्रू आउट रिफॉर्मेटिव रहा है कि हम ऑफेंडर को एक ऑफेंडर नहीं समझते, हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ सिचुएशन रही होगी या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिस कारण वो बंदा ऑफेंडर बना। कोई भी पैदा होते ही एक ऑफेंडर नहीं होता, उसके सर्कमस्टांसेस उसको ऑफेंडर बना देते हैं, या फिर हो सकता है कभी कभी वो होश खो दे, कभी कुछ सडन प्रोवोकेशन में वो कुछ ऑफेंस कर दे और उसमें बाद में उसको पछतावा भी हो। लेकिन क्या होता है कि एक बार ऑफेंस कर दिया तो पनिश तो उसे करना होगा एज पर लॉ। लेकिन ये एक्ट बनाया गया ताकि आप उसको देखें कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसको क्या जरूरत पड़ी ऑफेंस की। अगर वो बंदा सुधर सकता है तो आप उसे पहले चांस दो कि वो सुधरे, तो इसलिए ये एक्ट आया। सेकेंड थिंग, ये एक्ट आने का एक और रीजन था कि जैसे कोई बच्चे होते हैं वो ऑफेंस कर लेते हैं 21 ईयर्स से नीचे की एज के, अब आप उनको जब जेल में डालते हैं तो वहां पे होते हैं कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, सीवियर क्रिमिनल्स होते हैं, और जब वो लोग उनके कनेक्शन में रहते हैं तो देयर आर चांसेस कि इन फ्यूचर वो भी वैसे हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाए। इसलिए उनको उनके साथ ना रख के उनको चांस दो एक रिफॉर्म होने की, सुधार आने की उनके अंदर। इसलिए इन दो रीजंस के लिए ये एक्ट बना। जब हम बुक की लैंग्वेज देखेंगे या जब हम एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट। सो बेसिकली ये जो है ये रिफॉर्मेटिव थियोरी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे
आप जो भी ऑफेंडर है उनको सेंटेंस करने की बजाय या उनको पनिश करने की बजाय प्रोबेशन या एडमोनिशन पे छोड़ दो। प्रोबेशन क्या होता है वो मैं आपको सेक्शन 4 में बताऊंगी और एडमोनिशन क्या होता है वो सेक्शन 3 में बताऊंगी। पहले हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने सेक्शन 1 की ओर। तो सेक्शन 1 कोई भी एक्ट का है वो हमेशा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होता है। तो व्हाट इज शॉर्ट टाइटल? फ्रेंड्स, शॉर्ट टाइटल होता है उस एक्ट का नाम क्या है। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सेकेंड, इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ रहेगा? तो इस एक्ट का एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया में रहेगा, पूरे भारत पे ये एक्ट लागू होगा। एक्सटेंट यानी इसका विस्तार या ये कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो वो पूरे इंडिया पे होगा। बेसिकली पहले था कि ये जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया उसके बाद से ये एक्ट वहां पे भी लागू हो गया। थर्ड जो है वो है कि इसका कमेंसमेंट कब था। तो इसका कमेंसमेंट तब से है जब से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में थ्रू नोटिफिकेशन बताएगी। तो फ्रेंड्स, इसको स्टेट गवर्नमेंट को आप एक मार्क कर दीजिए, क्योंकि काफी जगह होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तब, और यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को एक सर्कल कर दीजिए। आपको बस इस सेक्शन में ये चीज ध्यान रखनी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी तब ये चीज नोटिफिकेशन में जो है कमेंस हुई थी। सेकेंड, जब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं सेक्शन को, तो वो बताता है डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्लॉज ए है कोड की डेफिनेशन। तो कोड, यहाँ पे इस पूरे एक्ट में जहाँ पे भी कोड वर्ड यूज हुआ है तो उस कोड को हम CRPC समझेंगे। जनरली बार बार लिखना हो सकता है उनके लिए कन्वीनियंट ना रहा हो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिपीट कर करके, इसलिए जहां जहां उन्होंने कोड यूज कर दिया है तो हमें उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही समझना है। सेकंड क्या बताता है? प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन। तो हु इज अ प्रोबेशन ऑफिसर? तो ये डेफिनेशन सिर्फ इतना बता रही है कि सेक्शन 13 के अंदर जिस ऑफिसर को अपॉइंट और रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर वो प्रोबेशन ऑफिसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप दो चीजें मार्क कर दीजिए, पहली तो है अपॉइंट एंड सेकंड है रिकॉग्नाइज्ड। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेशन ऑफिसर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी कौन है, जो अपॉइंट हुआ है वो, या जो रिकॉग्नाइज हुआ है या वो, या फिर ए और बी दोनों। तो आपको मार्क करना है जो अपॉइंट एंड रिकॉग्नाइज हुए हैं वो दोनों ही प्रोबेशन ऑफिसर माने जाएंगे। हम जनरली इतने छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन बेयर एक्ट का यही है कि बस आप अच्छे से रीड करिए उसे और छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे अपॉइंटेड एंड रिकॉग्नाइज दोनों है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। तो आप इन दोनों को एक बार ही अंडरलाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्लॉज सी, प्रिस्क्राइब में। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जो जो रूल्स दे रखे हैं उससे प्रिस्क्राइब्ड है वो। लास्ट हम पहुंचते हैं क्लॉज डी, क्या कहता है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड but not defined in this act and defined in code of criminal procedure shall have the meaning respectively assigned to them in that code। तो ये क्या कहता है कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ पे यूज्ड हो रखे हैं इसके एक्ट के अंदर, लेकिन उनको यहाँ पे इस सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं कर रखा है या फिर एक्ट में भी कहीं पे डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन उन वर्ड्स को कहाँ डिफाइन कर रखा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो उनकी सेम ही मीनिंग होगी, जो मीनिंग वहां पे है वही मीनिंग यहाँ पे होगी। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं सेक्शन 1 एंड 2 का। तो सेक्शन 1 तो हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड सेक्शन 2 हमें बताता है 4 डेफिनेशन, कोड की, प्रोबेशन ऑफिसर की, प्रिस्क्राइब की एंड डी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट आप एक बार बी को ही देख लीजिए कि इसमें अपॉइंटेड और रिकॉग्नाइज जो दोनों है वो प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर फॉल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 3 की ओर। तो सेक्शन 3 क्या बताता है? पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। तो एडमोनिशन बेसिकली क्या? एडमोनिशन का मतलब जब हम हिंदी में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है भर्त्सना। भर्त्सना यानी डांट या फटकार या उसको समझा कर। तो जब भी कोई ऑफेंडर है वो कोर्ट के सामने आता है और वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसे क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस, यानी आप उसे सेंटेंस सुनाने की जगह उसे डांट फटकार के छोड़ दो। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके सामने अगर कोई मर्डर करके आ रहा है तो आप उसको डांट फटकार के छोड़ दो, नहीं। देयर आर सम लिमिटेशंस टू दिस, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी किन किन ऑफेंडर्स को आप सिर्फ डांट फटकार के छोड़ सकते हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर डिटेल में दे रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार ही सेक्शन रीड करते हैं हम लोग। When any person is guilty of having committed an offense, कोई भी पर्सन, आप गिल्टी को अंडरलाइन कर दीजिएगा प्लीज, गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। गिल्टी यानी उसको कोर्ट ने गिल्टी मान लिया है कि हाँ भाई इसने ऑफेंस कमिट कर दिया है, उस पर पूरी ट्रायल चली है और वो गिल्टी प्रूव हो चुका है। अंडर सेक्शन 379
380, 381, 404 and 420 of IPC. Now let me tell you in detail what are these section. तो 379 जो है वो है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, 380 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस यानी जहां पे रह रहे हैं उस घर में थेफ्ट करना, 381 है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, 404 है डिकीज्ड के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी लेना वहां से, 420 है चीटिंग। तो इन पांचों सेक्शंस में अगर कोई पर्सन फॉल कर रहा है या फिर उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो इन पांचों सेक्शन में गिल्टी है, वो पांचों या पांचों में से कोई एक, ओके फ्रेंड्स। एंड सेकेंड, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी इम्प्रिजनमेंट है या फिर जिसकी पनिशमेंट है वो 2 साल से ज्यादा नहीं है, 2 साल से कम हो सकती है एंड 2 साल हो सकती है, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विथ फाइन और विदाउट फाइन या फिर दोनों, अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। तो फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईपीसी का ही बता रहा है, ये बता रहा है अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। तो कोई दूसरी भी लॉ जिसमें ऑफेंस है जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 2 years तक की है, वहां पे भी हम इसको एडमोनिशन का बेनिफिट दे सकते हैं। एंड प्लस अदर देन दीज कंडीशंस देयर आर सर्टेन मोर कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सर्कमस्टांसेस क्या थे कि उसने ये ऑफेंस किया, कोर्ट चेक करेगा कि किन सर्कमस्टांसेस में उसको ये करना पड़ा। प्लस नेचर क्या था ऑफेंस का, क्या वो पिटी ऑफेंस था या फिर सीरियस ऑफेंस था, कैसा ऑफेंस था। एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, की उसका ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो ऑफेंस करता ही रह रहा है काफी टाइम से, या उसने फर्स्ट टाइम कर दिया। ये सारी चीजें जब लुक इनटू कर देगा कोर्ट, फिर कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ इस बंदे को इस सेक्शन का बेनिफिट देना चाहिए, सी यहाँ पे एक और चीज आप मार्क कर दीजिए, मे लिखा हुआ है, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition। यानी ये क्या कहता है कि जब कोर्ट इन सब मैटर में लुक इनटू कर देगा और कोर्ट को लगता है कि इसको सेंटेंस देना जरूरी नहीं है या फिर इसको सेक्शन 4 में डील करना भी जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ आप थोड़ा सा डांट फटकार के छोड़ दो और ये सुधर जाएगा, तो कोर्ट उसको सेक्शन 3 का बेनिफिट दे देगा। तो एक बार ही हम सेक्शन 3 का क्रक्स देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन कोर्ट के सामने आ रहा है जो सर्टेन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, कौन कौन सा ऑफेंस, सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 420 ऑफ आईपीसी, प्लस एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years विथ और विदाउट फाइन और विथ बोथ, अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। इन सब चीजों को आप अंडरलाइन कर दीजिए जी, ये जो पांचों सेक्शंस हैं और जो ये 2 years विद और विदाउट फाइन, आईपीसी और एनी अदर लॉ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आईपीसी और एनी अदर लॉ, ठीक है। ये सारी चीजें प्लस कुछ चीजें और क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है नो प्रीवियस कन्विक्शन, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस। ये सारी चीजें लुक इनटू करके अगर कोर्ट को लगता है कि इसको पनिश भी नहीं करना चाहिए और इसको सेक्शन 4 में भी डील नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ एडमोनिशन पे छोड़ दो, तो ये सुधर जाएगा, तो फिर कोर्ट उसको डांट फटकार के एक बारी के लिए रिलीज कर देगा। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये बता रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शेल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको सेक्शन 3 में पहले भी एडमोनिशन पे छोड़ा जा चुका है या फिर सेक्शन 4 में प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे उसको छोड़ा जा चुका है, तो बाद में अगर वो आ रहा है फिर से ऑफेंस करके, तो यहाँ पे उस केस में ये एडमोनिशन और गुड कंडक्ट को प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, मतलब कि उसको वापस इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मान लिया जाएगा कि हालांकि उसे पहले छोड़ दिया था एडमोनिशन पे, लेकिन उसको कन्विक्शन तो हुआ है ना। तो बस ये वही कह रहा है कि अगर आपको पहले एडमोनिशन पे छोड़ भी दिया है फिर भी उसको कन्विक्शन ही माना जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, कल हम सेक्शन 4 to 10 पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और आपको और भी किसी टॉपिक पर या किसी सेक्शन पे डाउट हो तो आप वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगी। एंड येस, विजिट माई इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे मैंने आज के सेशन के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।